आज हम कक्षा 10वीं की एनसीईआरटी गणित का अध्याय दो बहुपद आज हम शुरू करेंगे। यह अध्याय बहुत सरल अध्याय है और यह अध्याय इतना सरल है कि इसमें आप पूरे में से पूरे नंबर प्राप्त कर सकते हो। सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ परिभाषाएं देखेंगे। यहाँ पर आप कुछ परिभाषाएं देख लीजिए। पहला, अचर किसे कहते हैं? अचर किसे कहते हैं? सबसे पहली परिभाषा यहाँ पर अचर की परिभाषा है कि अचर किसे कहा जाता है। अचर देखिए, जिनका मान निश्चित होता है उन्हें अचर कहते हैं। जिनका मान निश्चित होता है उन्हें अचर कहते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि आपके हाथ में 5 उंगलियां है तो 5 ही रहेगी ना, 5 मान निश्चित है। मैंने बोला कि आपके घर में 6 सदस्य रहते हैं तो 6 जो संख्या एक निश्चित मान है कि 6 मतलब 6 नग। पाई का मान हमेशा निश्चित रहेगा 22/7। 2 का मान 2 ही रहेगा, 2 चॉकलेट यानी 2 ही चॉकलेट। तो जिनका मान निश्चित रहता है, जैसे कि संख्याएं हो गई, पाई हो गया, ऐसी बहुत सारी जो चीजें होती है इत्यादि, है ना, जिनका मान निश्चित होता है उनको हम अचर कहते हैं। मैंने बोल दिया कि आपकी 2 आंखें हैं तो आंख आपकी 2 ही रहेगी। 2 का मान निश्चित होता है 2 यानी ये हो गया 2 1 और ये हो गया 2। जिसका मान निश्चित होता है उसको हम बोलते हैं अचर, उसको हम क्या बोलते हैं? अचर कहते हैं। अब चर किसे कहते हैं? चर जिनका मान अनिश्चित होता है उन्हें चर कहते हैं। जिनका मान अनिश्चित होता है मतलब कि इनका मान कुछ भी हो सकता है। मैंने बोल दिया कि आपके घर में X सदस्य रहते हैं। मैंने कह दिया कि आपके परिवार में X सदस्य रहते हैं तो X का मान कुछ भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है। आपके परिवार में सदस्यों की संख्या कुछ भी हो सकती है। मैंने बोल दिया कि रहीम की आयु 22 है तो हमने उसकी आयु 22 कह दिया, मतलब कि यह एक प्रकार से अनिश्चित मान है। मतलब कि उसकी आयु कुछ भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, 11 भी हो सकती है, 12 भी हो सकती है, 15 भी हो सकती है। मतलब कि जिसका मान अनिश्चित होता है, जिसका मान हमको पता नहीं होता है, हम सवाल करके जिसका मान निकाल करके लाते हैं, अर्थात जिसका मान अनिश्चित होता है उसको हम चर कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम चर कहते हैं। जैसे कि एक्स वाई जेड ए बी सी, कोई भी संख्या, मतलब संख्या नहीं शामिल होगी इसमें, कोई ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, जिसका मान हमको, जिसकी फिक्स वैल्यू हमको पता नहीं होती उसको हम चर कहते हैं। क्या कहते हैं? हम उसको चर कहते हैं। अब समझ लीजिए बहुपद की घात क्या होती है। बहुपद की घात है ना, बहुपद में चर की उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाती है। सबसे पहले आप यहां पर यह देखिए कि बहुपद किसे कहते हैं। यहां पर 4 एक संख्या है, मतलब कि ये अचर है क्योंकि इसका मान निश्चित है, और यहां पर x एक चर है क्योंकि x का मान निश्चित नहीं है। तो चर और अचर से मिलकर के जो समीकरण बनता है ना, चर और अचर से मिलकर के जो समीकरण बनता है उसको हम बहुपद कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम बहुपद कहते हैं। और किसी भी बहुपद में चर की उच्चतम घात, मतलब चर से चर की सबसे बड़ी घात, उस बहुपद की घात कहलाती है। यहां पर चर हो गया x और x की सबसे बड़ी घात यहां पर 6 है। इस समीकरण में चर की उच्चतम घात 6 है। इस समीकरण में चर की अधिकतम घात 6 है। इस समीकरण में चर की उच्चतम घात 6 है तो बहुपद की घात यहां पर 6 हो जाएगी, है ना। कोई भी समीकरण हो, जिस किसी भी समीकरण में, मतलब किसी भी समीकरण में चर की जो सबसे बड़ी घात होती है उस घात को बहुपद की घात कहा जाता है। बहुपद में चर की अधिकतम घात, बहुपद में चर हो गया यहां पर x, बहुपद में चर की उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाती है। जैसे कि x की घात 6 धन x की घात 5 धन 4 धन x की घात 2 बराबर 0। इस बहुपद में चर x है और यहां पर चर की उच्चतम घात 6 है, अतः ये 6 घात वाला बहुपद कहलाएगा। ये बहुपद कितने घात वाला कहलाएगा? ये बहुपद 6 घात वाला बहुपद कहलाता है। अब देखिए हम रेखिक बहुपद किसे कहते हैं। रेखिक बहुपद की परिभाषा क्या है? घात 1 के बहुपद को रेखिक बहुपद कहते हैं। मतलब कि जिस किसी भी बहुपद में चर की घात 1 होती है, चर की अधिकतम घात 1 होती है। 1 मतलब कि 1 को लिख भी सकते हो और नहीं भी लिख सकते, है ना। जिस बहुपद में चर की घात 1 होती है, जिस बहुपद में चर, यहां पर चर बा है, चर की अधिकतम घात 1 होती है। जिस किसी भी बहुपद में चर की उच्चतम घात 1 होती है उसे हम एक चर वाला बहुपद कहते हैं, और एक चर वाले बहुपद को ही रेखिक बहुपद कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर 2x ऋण 3, यहाँ पर चर x की अधिकतम घात यहाँ पर 1 है तो ये रेखिक बहुपद है।
यहाँ पर भी चर की अधिकतम घात 1 है, इसलिए ये रेखिक बहुपद है। यहाँ पर भी चर की अधिकतम घात 1 है, मतलब कि ये कौन सा बहुपद है, ये भी रेखिक बहुपद है। रेखिक बहुपद घात 1 के बहुपद को रेखिक बहुपद कहते हैं, मतलब जिस किसी बहुपद की घात 1 होती है उस बहुपद को हम रेखिक बहुपद कहा जाता है ना। अब द्विघात बहुपद किसे कहते हैं, जिस किसी भी बहुपद में चर की अधिकतम घात 2 होती है, या फिर घात 2 वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहा जाता है। द्वि यानी 2, घात यानी घात। जिस किसी बहुपद की उच्चतम घात 2 होती है उसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं, या घात 2 के बहुपद को द्विघात बहुपद कहा जाता है। इस बहुपद की घात भी 2 है, इस बहुपद की घात भी 2 है, मतलब कि जिस किसी भी बहुपद की घात 2 होती है, घात 2 वाले बहुपद को हम द्विघात बहुपद कहते हैं। यहाँ पर इस बहुपद की घात 2 है, मतलब कि ये द्विघात बहुपद है। ये कौन सा बहुपद है, ये एक प्रकार से द्विघात बहुपद है। अब देखिए त्रिघात बहुपद क्या होता है। त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद किसे कहा जाता है। त्रिघात बहुपद जिस किसी भी बहुपद में चर, जैसे कि यहाँ पर एक से एक चर है, जिस किसी भी बहुपद में चर की अधिकतम घात 3 होती है। त्रिघात, त्रि यानी 3, घात यानी घात। त्रिघात बहुपद जिस किसी भी बहुपद में चर की अधिकतम घात 3 होती है, जिस किसी बहुपद में चर की अधिकतम घात 3 होती है, जिस किसी बहुपद में चर की अधिकतम घात 3 होती है उसे हम त्रिघात बहुपद कहते हैं। और दूसरे शब्दों में उसको हम ये कह सकते हैं कि घात 3 के बहुपद को, घात 3 का बहुपद, जैसे कि ये घात 3 का बहुपद है, ये भी घात 3 का बहुपद है, क्योंकि घात 3 का बहुपद किसको बोलेंगे, जिस बहुपद की चर की अधिकतम घात 3 होगी उसको हम घात 3 का बहुपद कहेंगे। मतलब कि घात 3 के बहुपद को त्रिघाती बहुपद कहा जाता है। तो यहाँ पर त्रिघाती बहुपद है ये, जिसमें अधिकतम घात 3 होती है, उसको हम त्रिघाती बहुपद कहते हैं। अब यहाँ पर अच्छे समझ लीजिए, आपका जो पूरा चैप्टर बेस्ड है, द्विघात का व्यापक समीकरण क्या होता है ना। द्विघात का व्यापक समीकरण, हाँ, द्विघात का व्यापक समीकरण, द्विघात का व्यापक समीकरण होता है ax की घात 2 धन bx धन c बराबर 0। ये व्यापक होता है, मतलब कि एक प्रकार से आदर्श समीकरण होता है, ये सब समीकरण के लिए लागू होता है। द्विघात, ये द्विघात वाला है क्योंकि यहाँ पर चर x है और x की अधिकतम घात 2 है, मतलब कि ये द्विघात का समीकरण है। और द्विघात का व्यापक समीकरण होता है ax की घात 2 धन bx धन c बराबर 0। यहाँ पर a b c संख्या है, मतलब कि यहाँ पर a की जगह 5 हो सकता है, यहाँ पर a की जगह 4 हो सकता है, यहाँ पर b की जगह 6 हो सकता है, यहाँ पर c की जगह 8 हो सकता है। मतलब कि a b c संख्या है, मतलब कि a b c क्या है, अचर है। यहाँ पर कोई भी संख्या हो सकती है। और यहाँ पर x चर है, यहाँ पर x क्या है, x चर है ना, क्योंकि x का मान कुछ भी हो सकता है ना। और आपको समझ में ABC संख्या है और x यहाँ पर चर है, x यहाँ पर चर है, और यहाँ पर x की अधिकतम घात 2 है, इसलिए हम इसको द्विघात का व्यापक समीकरण कहते हैं। और इसको याद कर लो बिल्कुल, द्विघात का व्यापक समीकरण ax की घात 2 धन bx धन c बराबर 0 होता है। यहाँ पर ABC वास्तविक संख्या है तथा x यहाँ पर चर है। अब देखिए त्रिघात का व्यापक समीकरण क्या होता है। त्रिघात का व्यापक समीकरण, त्रिघात का व्यापक समीकरण ax की घात 3 धन bx की घात 2 धन cx धन d बराबर 0। त्रिघात का व्यापक समीकरण, त्रिघात मतलब जिसकी घात, चर की घात 3 होना चाहिए। यहाँ पर चर x है और x की अधिकतम घात यहाँ पर 3 है, इसलिए हम इसको त्रिघात का व्यापक समीकरण कहेंगे। x की घात 3, x की घात 2, x और यहाँ पर x रहेगा नहीं, a b c d। त्रिघात का व्यापक समीकरण होता है ax की घात 3 धन bx की घात 2 धन cx धन d बराबर 0। यहाँ पर a b c d कोई संख्या रहेगी, यहाँ पर a की जगह 5, x की घात 3 धन 4x की घात 2 धन 6x धन 8, मतलब a b c d यहाँ पर संख्या रहेगी। और यहाँ पर x जो है वो अचर है, सॉरी x यहाँ पर चर है, x यहाँ पर क्या है, x यहाँ पर चर है और a b c d यहाँ पर संख्या है ना। चर की अधिकतम घात यहाँ पर 3 है, इसलिए उसको हम त्रिघात का व्यापक समीकरण कहते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब परिभाषा समझ में आ गई होगी। अब इसके अगले वीडियो में हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 हम इसको देखेंगे और अच्छे समझने का प्रयास करेंगे। आपको इसी प्रकार का पूरा कोर्स चाहिए तो इसका हमने पूरा का पूरा कोर्स अपने चैनल पर अपलोड कर चुका है। आप हमारे चैनल पर जा कर के चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के सारे वीडियो देख सकते हो। और यदि आपको किसी प्रकार का टॉपिक समझना है और मेरे ही द्वारा समझना है तो आप YouTube पर जा कर के उस सवाल का नाम सर्च कर लीजिए, जैसे कि
अध्याय 2 प्रश्नावली 2.1 का इतना सवाल, और लास्ट में सर्च करने के बाद आपको भारतीय शेयर टाइप कर देना है, तो आपको मेरा वीडियो सबसे पहले मिल जाएगा। धन्यवाद।